हेलो एवरीवन, बच्चों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखो, लास्ट टाइम में हमें क्रिस्प कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जिनमें कंफ्यूजन होगा उसको दूर करने के लिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। देखो, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है और ये फोटोसिंथेसिस का एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं और ये बहुत कंफ्यूज करता है। एक्चुअली अब इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, कुछ केमिकल से रिलेटेड होगा, कुछ ऑस्मोसिस से रिलेटेड होगा और एक हाइपोथेसिस है, इसीलिए इसका नाम है कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बनाएंगे और वो ग्रेडियंट जैसे ही टूटेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा सा तुम इसको कंपेयर कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एक जगह पानी इकट्ठा किया जाता है, उस पानी को इकट्ठा करके जैसे टरबाइन पे डालते हैं तो टरबाइन घूमता है और उससे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। लेकिन उससे पहले पानी ऊपर कहीं इकट्ठा करना पड़ता है या फिर पानी कहीं ऊपर से गिर रहा हो, तो जब भी ग्रेडियंट टूटते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ग्रेडियंट कई तरह के आपने पढ़े होंगे बच्चे, बात समझ रहे हो नहीं? तो आओ, यहां पे जो ग्रेडियंट बनाया जाता है वो प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बनाया जाता है। प्रोटॉन्स को इकट्ठा किया जाता है। कैसे यहां पे प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, ध्यान से समझो। देखो, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड क्या होता है ये आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेनस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं थैलेकॉइड। कुछ भी नहीं, मेम्ब्रेन का एक ऐसे मेम्ब्रेन का एक बैग समझ सकते हो साहब। इसके बीच में जो स्पेस है इसे ल्यूमेन बोलते हैं। अच्छा, इसके बाहर जो एरिया है उसे स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमा। क्लोरोप्लास्ट में आपने इसकी स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ी होगी। अब इसमें लगे होते हैं पीएस सिस्टम। पीएस सिस्टम सेकंड यहां लगा है, पीएस सिस्टम फर्स्ट यहां लगा है। पीएस सेकंड जो होता है, इसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर होती है, जिसपे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरती है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन। वो कैसे निकलता है? वाटर की स्प्लिटिंग से। पानी टूटता है, प्रोटॉन और ऑक्सीजन निकलते हैं। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, प्रोटॉन ल्यूमेन में ही छोड़ जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। ठीक है नहीं? अच्छा, पानी का टूटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। कैसे? देखो, यहां पे जो वाटर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। यहां पे ऑक्सीजन की जो यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 0। तो -2 से 0 हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ। तो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड होता है? तो pH2 से रिलेटेड होता है। कहां पर लगा होता है? तो ये लगा होता है इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इसके अंदर साइड में लगा होता है। और वाटर के टूटने से बच्चे प्रोटॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऑक्सीजन निकलेंगे। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, वाटर ल्यूमन, वो प्रोटॉन ल्यूमन में रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाता है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है pH2 के बाद, वो होता है फियोफाइटिन। कौन होता है? फियोफाइटिन। अच्छा, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन के पास। बच्चे, प्लास्टोक्यूनॉन है, इनॉन का मतलब हुआ बच्चे ये कीटोन है। प्लास्टोक्यूनॉन जो हुआ वो एक तरह का क्या होगा? कीटोन होगा। देखो, प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक है नहीं? अब प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्यूनॉल में। अगर आपको थोड़ी सी भी ढंग से केमिस्ट्री आती तो आप इस चीज को समझ पाओगे, भैया ऑन कन्वर्ट हो गया ऑल में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीटोन ग्रुप था वो अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब कीटोन का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, कीटोन का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, बच्चे इसके लिए 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। देखो, एक हाइड्रोजन तो देखो ये ऐसे था, एक हाइड्रोजन तो ऊपर लगा है और एक हाइड्रोजन नीचे लगा होगा, तभी तो ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ होगा। यानी कि 2 H2 ऐड हुए हैं बच्चे। 2 H2 ऐड होने का मतलब हुआ 2 प्रोटॉन ऐड हुए होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, तभी तो ऑन से ऑल बन गया, यानी प्लास्टोक्यूनॉन से प्लास्टोक्यूनॉल बन गया है। बोलो, बात समझ पा रहे हो? प्लास्टोक्यूनॉन से क्या बन गया? प्लास्टोक्यूनॉल। अच्छा, हाइड्रोजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन हुआ होगा। ये क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा। अच्छा, जब रिडक्शन हुआ होगा तो 2 प्रोटॉन प्लास्टोक्यूनॉन ने कहां से लिए होंगे? ये प्रोटॉन कहां से लिए होंगे? स्टोमा से। स्टोमा से क्या लिए होंगे बच्चे? प्रोटॉन लिए होंगे। और इलेक्ट्रॉन तो पीछे से आ ही रहे थे। कहां से आ रहे थे? फियोफाइटिन से। इसने प्रोटॉन भी एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट हुए, इसीलिए इसको बुलाता है हाइड्रोजन करियर, नॉट प्रोटॉन करियर। मेरे शब्दों पे ध्यान देना। एनसीईआरटी एच करियर लिख रही है, एनसीईआरटी इसको एच करियर लिख रही है, इसके ऊपर प्लस नहीं लगा हुआ है, ये नहीं लगा है। ये मत समझना प्लस कहीं मिस हो गया, छूट गया। एनसीईआरटी बेवकूफ नहीं है। हाइड्रोजन करियर लिखा, इसका मतलब वो प्रोटॉन को भी कैरी कर रही है और इलेक्ट्रॉन को भी कैरी कर रही है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन करियर होता है, प्लास्टोक्यूनॉन कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्यूनॉल में। लेकिन प्लास्टोक्यूनॉन से प्लास्टोक्यूनॉल बनता है, बहुत अनस्टेबल होता है और ये वापस से फिर से प्लास्टोक्यूनॉल से प्लास्टोक्यूनॉन हो जाता है, यानी रिडक्शन होगा और फिर से क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
तो पहले तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, अब प्रोटॉन वापस करता है। अब जब ये वापस रिलीज करता है ना प्रोटॉन, ये वाले, तो ये प्रोटॉन अंदर ल्यूमेन की तरफ डाल देता है और इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाते हैं किसके पास? प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाते हैं। वापस देखो, ये देखो, प्लास्टोक्विनॉल में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन तो उसने यहां से फ्यूफाइटिन से ले लिया और प्रोटॉन स्टोमा से ले लिया। प्रोटॉन उठा के उसने ल्यूमेन में डाल दिया, जो इलेक्ट्रॉन था उसे आगे ट्रांसफर कर दिया। इलेक्ट्रॉन पहले साइटोक्रोम B6F के पास जाता है। साइटोक्रोम B6F एक तरह का इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो प्रोटॉन से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है और वो इससे लेके कहां चला जाता है? प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, यहां पे प्लास्टोसाइनिन की पोजीशन फिर इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ध्यान से देखोगे, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड की तरफ होता है और ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन लेके किसको देता है? P700 को देता है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होती है। इस वेवलेंथ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इसी को PS1 बोलते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जिसका नाम होता है फेरेडॉक्सिन। क्या नाम होता है? फेरेडॉक्सिन, ठीक है नहीं, पूरा होता है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और वहां से जाते हैं फेरेडॉक्सिन के पास। अच्छा, फेरेडॉक्सिन के पास एक एंजाइम होता है FNR, फेरेडॉक्सिन NAD+ रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम होता है? फेरेडॉक्सिन NAD+ रिडक्टेज एंजाइम। लिख देता हूं, फेरेडॉक्सिन NAD+ रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम, ये इसका नाम होता है। और ये क्या है बच्चे? फेरेडॉक्सिन। अच्छा, जैसे ये फेरेडॉक्सिन FNR के पास, एंजाइम के पास पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन घूम फिर के, ये क्या करता है? NADP+ को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब इधर देखो, NADP+ को NADPH में कन्वर्ट करना, वापिस से बना रहा हूं, देख रहा हूं इधर, NADP+ को कन्वर्ट किया जाता है NADPH में। इसको यहां से अलग से करके दिखाता हूं बच्चे। अच्छा, NADP+ है, ठीक है नहीं, NADP+ है। पहले एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना देगा बच्चे? NADP बना देगा, ठीक, क्या बना देगा? NADP बना देगा। फिर ये ले लेता है बच्चे प्रोटॉन H+, तो क्या बन जाता है? NADPH, NADPH क्या बन जाता है? NADPH। अच्छा, कभी भी आप देखोगे ना, तो यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन खर्च होता है बच्चे। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन खर्च होता है NADP+ से NADPH बनने में। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया तो NADP बन गया, फिर एक प्रोटॉन लिया तो NADPH+ बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, ये देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और बना देता हूं, और ये बन जाएगा NADPH, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन खर्च करके क्या बना देगा? NADPH बना देगा। अब ये बताओ, इसमें प्रोटॉन जुड़े या फिर बोल दूं हाइड्रोजन जुड़े, तो हम बोल दूं इसका रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया। इसीलिए तो नाम, एंजाइम का नाम भी है NADP+ रिडक्टेज एंजाइम, क्योंकि रिडक्शन करा रहा है, NADP+ को NADPH में खर्च कर रहा है। इस दौरान प्रोटॉन स्टोमा के यूज हुए बच्चे, स्टोमा है बाहर, स्टोमा है अंदर, ल्यूमेन, स्टोमा के H+ इधर खर्च हो गया और NADP+ NADPH में कन्वर्ट हो गया। यहां पे प्रोटॉन यहां टूटे तो प्रोटॉन यहां आ गए। अच्छा, PQ ने, प्लास्टोक्विनॉल ने भी प्रोटॉन वहां से लेकर अंदर डाल दिए। बताओ अंदर ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ गए नहीं बढ़ गए? 3 कारण है जो अंदर प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं। वापस से देखना, 3 कारण है जो प्रोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं। इधर देखो, हाउ प्रोटॉन गेट डेवलप। सबसे पहले था वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो पानी की स्प्लिटिंग हुई है वो ल्यूमेन की साइड हुई है। इस वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ गए, बट इसकी वजह से स्टोमा के प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर दूसरा देखना, प्लास्टोक्विनॉन, जो हाइड्रोजन करियर है, प्रोटॉन करियर नहीं, जोर जोर से बोल रहा हूं। हाइड्रोजन करियर ने क्या किया? प्रोटॉन स्टोमा से उठा के ल्यूमेन में डाल दिए। इससे स्टोमा में प्रोटॉन कम हो गए और ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ गए। तो इसने 2 काम किए, इधर प्रोटॉन कम भी किए, इधर बढ़ाए भी। साहब, NADP रिडक्टेज एंजाइम जो था FNR, क्या नाम था इसका? FNR, ठीक। इस एंजाइम ने क्या किया? जो NADP+ था उसको NADPH में कन्वर्ट कर दिया। इससे स्टोमा में प्रोटॉन कम हो गए, बट ल्यूमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 2 इवेंट हैं जो ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं, 2 इवेंट हैं जो स्टोमा में प्रोटॉन कम कर रहे हैं। अच्छा, इनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किस साइड में है? इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये किधर है? आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, इन सब की वजह से
अंदर की तरफ जो होंगे प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा, बाहर प्रोटॉन कम हो जाएंगे। इसकी वजह से ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है नहीं। अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, बाहर प्रोटॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो इससे ग्रेडियंट बन गया, एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। जैसा कि तुम V = IR में देखते हो ओम्स के लॉ में, कि जब तक ग्रेडियंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होता है जब ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं, रिहाया है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी तो इसी वजह से। अच्छा, अगर तुम पोटेंशियल जीरो कर दो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, काय को फ्लो करेंगे। तो आप अगर अंदर प्रोटॉन डेवलप करोगे, अंदर ज्यादा होंगे, बाहर कम होंगे, तो ग्रेडियंट रेडी हो जाएगा, और ये ग्रेडियंट टूटेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी साहब। अब इसी मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं बच्चे एटीपेज। क्या लगा होता है, एटीपेज। अच्छा, ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसको साफ साफ दिखाओ ना, तो कुछ ऐसा होगा बच्चे। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होगी, होगी नहीं होगी। उसके अंदर प्रोटीन लगी होंगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन वाली। कुछ एकदम धसी हुई प्रोटीन होगी, कुछ बाहर होंगी, जैसे प्लास्टोक्विनोन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाहर लगी हुई प्रोटीन। साइटोक्रोम B6F इंट्रिंसिक प्रोटीन है, PS1 इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन के साथ बहुत कुछ होता है इनके साथ, और भी ये एटीपेज है। अब इनकी सबकी वजह से देखो, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इधर प्रोटॉन कम हो गए, एक ग्रेडियंट बन गया सा। एक लिमिट के बाद जैसे ये ग्रेडियंट टूटेगा तो एटीपी बनेंगे। अब ग्रेडियंट में देखोगे ना, अब ये ग्रेडियंट प्रोटॉन इधर ज्यादा इधर कम, एक लिमिट के बाद ये ग्रेडियंट टूट जाएगा। अब जब ग्रेडियंट टूटेगा तो प्रोटॉन अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, किसके थ्रू, एटीपेज के थ्रू। एटीपेज ये होता है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक CF0 एक CF1। CF0 एक इंटीग्रल प्रोटीन है, धसी हुई प्रोटीन है, जबकि CF1 बाहर लगी हुई पेरिफेरल प्रोटीन है बच्चे, ठीक है नहीं, दो प्रोटीन लगी होती है। अब इसके थ्रू ही चेंजेस होते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। होता कैसे, ये देख लो, ये देख लो मुन्ना, ये देखो, CF0 स्टॉक है, CF1 क्या है, हेड है, ठीक है ना, ये पूरा एटीपेज है। अब ये देखो एम्बेडेड होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म करेगा। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, शब्द किसके लिए यूज होगा, CF0 के लिए। CF1 के लिए क्या होगा बच्चे, प्रोट्यूड, पेरिफेरल प्रोटीन है, दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन। और यही क्या करती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्टोमा, यानी ल्यूमेन से स्टोमा की तरफ प्रोटॉन कैसे आएंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेम्ब्रेन आयंस के लिए इम्परमेबल होती है, वो तभी आ सकते हैं जब वो किसी प्रोटीन की मदद से बाहर आए। तो जैसे प्रोटॉन बाहर आएंगे, ठीक है नहीं, ग्रेडियंट टूटेगा, उससे एनफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो क्या कर देगी, कन्फर्मेशनल चेंजेस, कुछ चेंजेस कर देगी, किसमें, CF0 में। CF1 घूमेगा, ठीक है नहीं, जैसे टरबाइन घूमती, पानी नहीं गिरता है तो, और उससे क्या बन जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो याद रखना, ये प्रोटीन होती है बाहर साइड में, स्टोमा की साइड में, और इस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता था। तो प्रोटॉन अंदर इकट्ठा होंगे, प्रोटॉन जैसे टूटेंगे एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो बातें समझ में आई या नहीं आई। ये सारी बातें थी कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से रिलेटेड, ठीक है नहीं। इससे बाहर तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा, इसको ढंग से पढ़ के चले जाना, ठीक है। और अगर ये कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस तुम्हें समझ आ गई हो तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।